मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डीडीजी मुथा जैन ने महाराष्ट्र के डीजीपी से मुलाकात कर उन पर नजर रखे जाने की शिकायत की। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जासूसी की जा रही है। वहीं समीर वानखेड़े ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सर आपकी जासूसी की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया। आप डीजीपी से मिलने गए थे? आप डीजीपी से मिलने गए थे? सर आपको कोई फॉलो कर रहे हैं, आपके मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं सर? सर थोड़ा सा सर बता दीजिए सर। I cannot, this is a serious issue, I cannot comment on anything, I am sorry. क्या मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जासूसी हो रही है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि खुद समीर वानखेड़े अपने डीडीजी के साथ आज महाराष्ट्र के डीजीपी के पास गए थे। वहां उन्होंने उनसे मुलाकात की और शिकायत की कि उन पर निगरानी रखी जा रही है, उनका लोकेशन चेक किया जा रहा है। दरअसल समीर वानखेड़े रोजाना ओशीवरा में कब्रिस्तान में जाते हैं। वहां पर उनकी मां का निधन हुआ है, वहां पर उनकी कब्र है, उस पर वो रोजाना जाते हैं। वहां पर 7 तारीख को 2 लोग पहुंचे। उन्होंने ट्रस्टियों से वहां के सीसीटीवी मंगाया और अपना परिचय पुलिस के तौर पे दिया। अब सवाल यह है कि वो सीसीटीवी क्यों लेना चाह रहे थे और मुंबई पुलिस क्यों सीसीटीवी लेना चाह रही है समीर वानखेड़े की। यही सवाल सामने आया है, जिसको लेकर एक शक पैदा हुआ है कि क्या समीर वानखेड़े की जासूसी हो रही है। बहरहाल इस संबंध में समीर वानखेड़े से फोन पर बात हुई है तो उन्होंने उस पर अभी भी कुछ भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। सिर्फ ये कहा कि मामला बहुत गंभीर है, संवेदनशील है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोल सकता। लेकिन इस बात की पुष्टि की कि हाँ, वो डीजीपी से मिलकर आए हैं। यानी जो मामला क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी का था, जिस पर कि पहले से ही समीर वानखेड़े पे आरोप लगाए जा रहे हैं, अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया गया। एनसीबी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने काफ़ी सवाल उस पर उठाए हैं और अब ये जो बड़ी खबर उभर कर सामने आ रही है कि समीर वानखेड़े की जासूसी हो रही है। तो सवाल यह है कि आखिर जासूसी कौन कर रहा है, और 2 सिपाहियों का नाम आ रहा है इसके तहत जो कि ओशीवरा पुलिस स्टेशन के हैं। तो क्यों कर मुंबई पुलिस समीर वानखेड़े की जासूसी करी, ये सवाल पैदा हुआ है और इसके पीछे कौन है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाटे के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में आज शहीद किसान दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान लखीमपुर के तिकुनिया के पास साहिबजादा इंटर कॉलेज में अंतिम अरदास किया जाना है, जहां हिंसा में मारे गए 4 किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस श्रद्धांजलि सभा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने प्रियंका आज दिल्ली से लखीमपुर जाएंगी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हो रहे हैं। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस कांड के आरोपी हैं और उन्हें शनिवार को आधी रात के बाद जेल भेजा गया था। आज उनकी रिमांड के लिए लखीमपुर की दीवानी और सेशन कोर्ट में लंबी बहस चली। अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली। 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर? क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर बात कर सकते। शनिवार को लखीमपुर में पुलिस अफसरों की एक टीम ने आशीष से 12 घंटे तक पूछताछ की थी। पुलिस उनसे जानना चाहती थी कि घटना के वक्त वो कहां थे, अगर मौके पे नहीं थे तो क्या कोई सबूत हैं उनके कहीं और होने के, किसानों को कुचलने वाली थार कौन चला रहा था, शांति से जा रहे किसानों को क्यों कुचला गया, वगैरह वगैरह। पुलिस उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस ने आशीष मिश्रा की 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दी थी। आशीष के वकीलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि 12 घंटे की पूछताछ काफी है। पुलिस आशीष को टॉर्चर करना चाहती है। अधिवक्ताओं का एक पैनल उनके साथ मौजूद रहेगा ताकि उनका किसी प्रकार का कोई हैरेसमेंट या कोई 3rd डिग्री ना हो सके। कोर्ट ने भी स्पेशली आदेश किया है
कि किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न आशीष मिश्रा और मुन्नू का नहीं किया जाए। लखीमपुर कांड अब एक देशव्यापी मुद्दा बन चुका है, इसलिए ये रिमांड बहुत जरूरी थी ताकि पुलिस किसी नतीजे पे पहुंच सके कि उन किसानों को किसने कुचला, कौन है इसके लिए दोषी। लखीमपुर में प्रतीक श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम जम्मू कश्मीर से कर रहे हैं, जहां से बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है और बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। शोपियां में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। कल शाम ही सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली थी कि शोपियां के तुलरन में आतंकवादी छिपे हुए हैं और इसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन एक तरह से चलाया गया, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का, जिसके बाद घेराबंदी शुरू की गई। हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर डिफेंस राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। राजीव, काफी बड़ी आज कामयाबी है एक तरह से ये, जब 3 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन कल एक बड़ा झटका हमें भी लगा है, हमारे 5 सैनिकों की शहादत हुई है। लेकिन राजीव, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों की गतिविधियां जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं शोपियां की। बात करें तो शोपियां का जो तुलरान इलाका, इमाम साहब बारी का इलाका है, कल जो है जो सुरक्षा बलों को खबर मिली कि वहां लश्कर तैयबा के जो अपने आप को अब टेररिस्ट रेसिस्टेंट फोर्स कहलाता है, उसके 3 आतंकी छुपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और घेराबंदी करने के बाद जो एसओपी है वो बाकायदा आतंकियों को ऐलान किया गया कि अगर कोई आतंकी सरेंडर करना चाहता है तो वो समर्पण कर सकता है। उसके बावजूद आपको बता दें कि आतंकियों ने जो सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए और सबसे बड़ी बात है कि इन आतंकियों में एक जो आतंकी है मुख्तार शाह, जो गांधरबल का रहने वाला है, वो श्रीनगर में, आपको अगर याद हो, 3-4 दिन पहले एक बिहार का जो वीरेंद्र पासवान हॉकर हुआ करता था, गोलगप्पे बेचा करता था, उसको हत्या में शामिल थे। यानी जैसे कार्रवाई आतंकियों ने की थी, तुरंत जो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, मार गिराया गया। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। एक बड़ी कामयाबी जिसको कह सकते हैं, खासतौर सुरक्षा बलों के मोराल के लिए। जहां तक ये आपको पुंछ की बात है तो कहा यह जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं, जहां 5 हमारे जवान शहीद हुए थे, ये फेस इन्फिल्ट्रेशन हुआ था। मतलब 1 या 2 दिन पहले जो है वहां से जो पीओ के साइड से इन्फिल्ट्रेट किए थे और रजौरी पुंछ का जो बॉर्डर है वहां पर जो है इनकाउंटर हुआ और भारी मात्रा में इन लोगों ने सुरक्षा बलों पर फायर किया और उस दौरान जो हमारे 5 जवान जो शहीद हुए, जिसमें एक जेसीओ भी शामिल है। और अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि रजौरी के इलाके में जो है उन आतंकियों के साथ जो है जो इनकाउंटर जो अभी भी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और जिन 3 आतंकियों को शोपियां में मार गिराया गया है, बताया जा रहा है कि उनमें से एक आतंकवादी उस हत्याकांड में भी शामिल था जो पिछले हफ्ते कुछ हत्याएं हुई हैं, जिसमें एक गोलगप्पे बेचने वाला भी शामिल था। उसकी हत्या में यह आतंकवादी शामिल था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने विवादों के बाद, आलोचनाओं के बाद शादी के अनिवार्य जो रजिस्ट्रेशन का बिल था उसे वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस बिल के तहत सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था, जिसमें बाल विवाह भी शामिल हो गए थे और इस बिल को 17 सितंबर को राजस्थान विधानसभा से पारित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद काफी आलोचना हुई, विवाद हुआ और राजस्थान सरकार ने अब कहा है कि वो राज्यपाल से बिल वापस लेने को कहेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत ने खासतौर से ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। विपक्ष और बाल विवाह के खिलाफ काम करने वाले संगठन लगातार इस मामले में सरकार की आलोचना भी कर रहे थे और कोर्ट तक एक बार फिर से जाने की बात यहां पर कर रहे थे। और इस मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि हमारा मजबूत संकल्प है कि प्रदेश में बाल विवाह ना हो और इस संबंध में कोई समझौता सरकार नहीं करेगी। उन्होंने आगे लिखा कि विवाहों के अनिवार्य पंजीयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की भावना के अनुरूप ही राजस्थान विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2021 लाया गया, परंतु बाल विवाह को लेकर जो गलत धारणा बन गई है तो हम बिल को माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करेंगे कि इसे सरकार को पुनः लौटा दे। हमारे साथ जुड़ गई हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। हर्षा, ये जो विवाहों को अनिवार्य करने का बिल एक तरह से लाया गया था, इसमें कहीं ना कहीं बाल विवाह भी
शामिल हो गए थे और वो राजस्थान सरकार की एक भूल थी जिसे लेकर विवाद भी हुए, आलोचना भी हुई। लेकिन अब कहीं ना कहीं शायद सरकार को समझ में आ गया है कि ये शायद उल्टा साबित हो सकता था उनके लिए राजनीतिक रूप से भी। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें हैं। सरकार की जो मंशा शुरू में थी वो थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन करके हर विवाह को अनिवार्य कर दिया था, जिसमें बाल विवाह भी शामिल था। और सरकार की तरफ से जो नोट जारी किया गया था उसमें उनका तर्क ये था कि अगर कोई बाल विधवा हो जाती है या बाल विवाह से कोई बच्चे हो जाते हैं तो उनके अधिकारों का संरक्षण हो। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि ऑन ग्राउंड जो लोग काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सबने कहा कि अगर आप बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करते हो तो एक तरह से आप उस पर आप मोहर लगा रहे हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये थी कि अगर आप उसको बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर रहे हो तो अनलमेंट में आगे मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बाल विवाह वैसे ही गैर कानूनी है। उसका रजिस्ट्रेशन होएगा तो माता पिता वो रजिस्ट्रेशन पेपर्स बाल वधू या जो बच्चे हैं, चाइल्ड ब्राइड्स हैं, उनको नहीं देंगे। तो उनके लिए अनलमेंट एक्चुअली लीगली और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले कोर्ट में जज मांगेगा कि रजिस्ट्रेशन का पेपर लेके आइए। तो जो लोग एक्चुअली ऑन ग्राउंड अनलमेंट के लिए काम कर रहे थे उनका ये तर्क था। तो शायद ये सारी बातें को समझकर अब वो उसे दोबारा लीगली एग्जामिन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम बाल विवाह को किसी तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहते। बहुत सराहनीय कदम है कि सरकार ऐसा कर रही है और ये है कि उन्होंने सोच समझ के ये किया है, इसका वापस इंटरप्रिटेशन करवा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में बाल विवाह की घटनाएं कम तो हुई हैं, लेकिन आज भी 35% ये प्रेवलेंट है स्टेट में। बिल्कुल, और वो एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी भी हमारे देश से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में ये जो विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन था, इसमें कहीं ना कहीं बाल विवाह भी शामिल हो गए थे और एक तरह से उसे बाल विवाह को मोहर लगने के तौर पर देखा जा रहा था। बहुत शुक्रिया हर्ष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में आज शहीद किसान दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान लखीमपुर के तिकुनिया के पास साहिबजादा इंटर कॉलेज में शहीदों के लिए अंतिम अरदास की जाएगी, जहां पर हिंसा में मारे गए 4 किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होने वाली है। प्रियंका लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना भी हो चुकी है। आज सुबह वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची है और इसके अलावा इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हो रहे हैं और किसान अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा भी होना चाहिए। उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। यहां पर मुंबई में हम जानते हैं अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जो ड्रग्स का मामला है, उनकी मामले की जांच कर रहे हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डीडीजी मुथा जैन ने महाराष्ट्र के डीजीपी से मुलाकात कर उन पर नजर रखे जाने की शिकायत की है। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जासूसी की जा रही है। वहीं समीर वानखेड़े ने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये मामला बेहद गंभीर है। सर आपकी जासूसी की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया। आप डीजीपी से मिलने गए थे? आप डीजीपी से मिलने गए थे? सर आपको कोई फॉलो कर रहे हैं, आपके मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं सर? सर थोड़ा सा बता दीजिए सर। आई कैनॉट, दिस इज अ सीरियस इशू, आई कैनॉट कमेंट ऑन एनीथिंग, आई एम सॉरी। और अभी की एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। पाक आतंकी गिरफ्तार होने की खबर है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से यह गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद अशरफ नाम का यह शख्स है जो पाकिस्तानी नागरिक है, फर्जी पहचान पत्र के साथ रह रहा था।
हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, क्या कुछ मिला उसके पास, किस तरह से पहुंची पुलिस उस तक? तो यहां आपको मुकेश के पास भी ले चलेंगे, लेकिन आपको पहले बता देते हैं कि पूरी खबर क्या है। फर्जी पहचान पत्र के साथ रह रहा था आतंकी, उसके पास से AK-47 और ग्रेनेड बरामद हुआ है। फर्जी पासपोर्ट और गोलियां भी उसके पास से मिली है। पाकिस्तान के नारोवाल प्रांत का रहने वाला बताया जा रहा है। मुकेश, पूरी खबर बताएं। मुकेश, आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ मुकेश, इस आतंकी की गिरफ्तारी के बारे में पुलिस कैसे उस तक पहुंची, क्या कुछ मिला है, जरा डिटेल में बताएं। दिल्ली पुलिस सेल को एक जानकारी मिली थी कि एक पाकिस्तानी आतंकी है जो कि पूर्वी दिल्ली इलाके में रह रहा है, और उसी इनपुट पर काम करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके से अशरफ नाम के जो आतंकी को पकड़ा है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है और भारत में अपनी पहचान छुपाकर अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था। उसके पास फेक ID कार्ड भी मिला है और इसकी निशानदेही पर पुलिस ने कालिंदी की कुंज के पास यमुना घाट से एक AK-47 बरामद की है, साथ में उसके 60 कारतूस बरामद किए हैं, एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया है, 2 पिस्टल बरामद किए हैं जिसमें 50 कारतूस मिले हैं। और इसके अलावा तुर्कमान गेट के इलाके से इसी की निशानदेही पर पुलिस ने जो इसका एक पासपोर्ट है वो बरामद किया है। तो दिल्ली पुलिस फिलहाल से पूछताछ कर रही है कि दिल्ली में इसके और कौन कौन से लोग इसके संपर्क में थे, कब से यहाँ पर रह रहा था, इसके क्या इसके टारगेट पर थे, कहाँ हमला करने वाला था। तो इस तरह की जानकारी इससे ली जा रही है, लेकिन जिस तरह इसके पास सामान मिला है, AK-47, हैंड ग्रेनेड और जो पिस्टल्स मिली हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये टारगेट किलिंग करने की फिराक में था और दिल्ली में कुछ जगह पर ये बड़े हमले करने की फिराक में था। तो फिलहाल अभी पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और पुलिस का ये दावा है कि फर्जी पहचान पत्र के आधार पर ये दिल्ली में पिछले काफी दिनों से रह रहा था और दिल्ली में जो इसका नाम था वो अली अहमद नूरी इस नाम से ये पर रह रहा था, लेकिन जिसका असली नाम है वो मोहम्मद अशरफ है जो कि पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है। जी तो मुकेश, क्या थे उसके इरादे, क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया, क्योंकि त्योहारों का मौसम अब बहुत पास है? देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना है, उन्होंने 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की मीटिंग ली थी और ये कहा था कि आतंकवादी त्योहारों के मौसम में दिल्ली में हमला कर सकते हैं। और ये भी कहा था कि जो पेट्रोल टैंक्स हैं और जो पेट्रोल टैंकर हैं उनको आतंकवादी निशाना बना सकते हैं। उसको देखते हुए दिल्ली के तमाम इलाकों में त्योहारों के इस मौसम में सुरक्षा लगातार कड़ी की जा रही है। लेकिन इसी बीच जो ये आतंकी गिरफ्तार हुआ है, इसके क्या इरादे थे ये अभी पुलिस पूछताछ के बाद साफ कर पाएगी। लेकिन फिलहाल इसका कहना यह है कि इसी गिरफ्तारी के बाद इससे लगातार पूछताछ की जा रही है और कहां ये हमला करने वाला था या इसके टारगेट क्या थे, इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस एक बड़ी कामयाबी बता रही है, एक नागरिक को गिरफ्तार किया है जो अपनी पहचान छुपाकर यहां रह रहा था।